मुजफ्फरनगर में छेड़खानी की एक मामूली घटना के बाद तनाव की चिंगारी उठी तो राजनीति की दुश्मनी भुलाकर हर पार्टी के नेताओं ने सांप्रदायिक दंगे की आग भड़काने की नापाक कोशिश की। 30 अगस्त की ये तस्वीर बता रही है कि जुम्मे की नमाज के बाद मुजफ्फरनगर में ये पंचायत हुई। इस पंचायत में हर उस पार्टी का नेता मौजूद था जो एक दूसरे को मुजफ्फरनगर दंगों के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। हजारों लोगों की ये भीड़ तब जुटी थी जब शहर में एहतियातन धारा 144 लगाई गई थी। 30 अगस्त की पंचायत में बीएसपी, कांग्रेस और सत्तानशीं समाजवादी पार्टी हर दल का नेता मंच से भीड़ को उकसा रहा था, भड़का रहा था। बीएसपी नेता कादिर राना मंच से हजारों की भीड़ को उकसा रहे थे तो उनके अगल बगल खड़े कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के नेता उनका हौसला बढ़ा रहे थे। मुस्लिम पंचायत के ठीक एक दिन बाद 31 अगस्त को लाखों लोग जमा हुए और मंच पर खड़ी होकर बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने लोगों को उकसाया। साध्वी प्राची भड़काऊ भाषण दे रही थी और भीड़ उन्माद में किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। आपको बता दें ये पंचायत तब हुई जबकि जिले में धारा 144 लागू थी। कानूनन 4 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते थे, लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे लाखों की भीड़ को खुलेआम नेता उन्माद का जहर भर रहे थे। और ये सब जब हो रहा था तो पुलिस प्रशासन कान में तेल डालकर सो रहा था। सवाल उठता है कि धारा 144 के बाद भी भीड़ जुटी और अखिलेश सरकार की पुलिस ये सब तमाशा देखती रही। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों पर दारुल उलूम ने कड़ा रुख अपनाया है। दारुल उलूम देवबंद के अशरफ उस्मानी ने कहा कि हमें इन दंगों का अफसोस है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके पीछे प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही है। उस्मानी ने कहा कि हालात ये हो गए हैं कि एक समुदाय के लोगों का रेल में सफर करना मुश्किल हो गया है। ये पैगाम दुनिया के लिए ठीक नहीं है। उस्मानी ने कहा कि शिंदे से मिलने देवबंद से हमारे लोग गए थे, लेकिन वो अपनी सालगिरह मना रहे थे। उस्मानी ने मुलायम सिंह से भी मिलने की बात कही, लेकिन मुलायम ने यह कहकर टाल दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस्मानी ने दंगे की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। यूपी के मुजफ्फरनगर हिंसा के सीबीआई से जांच कराने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। बुधवार को 9 याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका पेश करते हुए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकारी लापरवाही के कारण इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। सुब्रमण्यम ने कहा कि याचिका पीड़ितों के गुस्से का एक प्रतीक है और पीड़ितों के बीच जाति, पंथ या रंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सिंघवी ने कहा कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि वे सभी मानव हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने हिंसा की जांच के लिए पूर्व जस्टिस विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट को लेकर सियासी सस्पेंस और गहराता जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नाम पर अपना वीटो लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान पर आडवाणी सहमत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह उन्हें मनाने में नाकाम रहे हैं। दरअसल मंगलवार रात को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने आडवाणी से मुलाकात की थी, जिसके बाद बुधवार को राजनाथ सिंह आडवाणी से मिले, लेकिन वे सहमति बनाने में कामयाब नहीं हो सके। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी ने विधानसभा चुनाव के बाद नाम के ऐलान पर जोर दिया है। आडवाणी ने कहा कि अगर मोदी के नाम का ऐलान अभी किया जाता है तो चुनाव में भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा पीछे छूट जाएगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आडवाणी पर प्रहार किया है। बीजेपी में पीएम कैंडिडेट को लेकर सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि आडवाणी जनता के मूड को भांपने में नाकाम रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि आडवाणी ने अटल जी के नाम पर पीएम कैंडिडेट के लिए ऐलान खुद किया था, उसी तरह उन्हें नमो के नाम पर भी ऐलान पीएम कैंडिडेट के लिए करना चाहिए। बता दें कि मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर ऐलान करने के लिए कई दिनों से जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। खासकर आडवाणी मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाने पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लुधियाना में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मोदी की एबीसीडी की परिभाषा पर जमकर हमला बोला। तिवारी ने मोदी पर अंग्रेज कप्तान डगलस जार्डिन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि मोदी राजनीति की एबीसीडी सीख रहे हैं या XYZ सीख रहे हैं। मोदी की एबीसीडी पर निशाना साधते हुए तिवारी ने कहा कि F से फेक इनकाउंटर होता है और G से जेनोसाइड होता है, जो मोदी को पता नहीं। बता दें कि जयपुर की रैली में मोदी ने एबीसीडी से सरकार को आड़े हाथों लिया था। That starts with an F, which stands for fake encounters, and ends with a G, which stands for genocide. नरेंद्र मोदी के बाद राजस्थान के सियासी दंगल में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गरजे।
पार्टी के चुनाव प्रचार के अभियान का आगाज करते हुए उन्होंने आम जनता को अधिकार देने का दम भरा और विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कांग्रेस का नया नारा देते हुए कहा कि 2-4 रोटी खाइए, कांग्रेस को लाइए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता के लिए वो अपना सपना त्याग सकते हैं। लुधियाना में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मोदी की एबीसीडी की परिभाषा पर जमकर हमला बोला। तिवारी ने मोदी पर अंग्रेज कप्तान डगलस जार्डिन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि मोदी राजनीति की एबीसीडी सीख रहे हैं या XYZ सीख रहे हैं। मोदी की एबीसीडी पर निशाना साधते हुए तिवारी ने कहा कि F से फेक एनकाउंटर होता है और G से जेनोसाइड होता है, जो मोदी को पता नहीं। बता दें कि जयपुर की रैली में मोदी ने एबीसीडी से सरकार को आड़े हाथों लिया था। आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे, ये गलत नारा है। तीन चार रोटियां खाएंगे और कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटने पर चुटकी ली। लालू यादव ने कहा कि हमारे यहाँ शादी से पहले गोत्र पूछा जाता है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने गठबंधन करने से पहले अपना अपना गोत्र नहीं पूछा, इसलिए गठबंधन का ये नतीजा हुआ। लालू प्रसाद यादव पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में बोल रहे थे। पार्टी की तरफ से बैठक देश के भविष्य पर चिंता को लेकर आयोजित की गई थी। तो गोत्र पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है, शादी करना है तो गोत्र बताओ। नीतीश कुमार और भाजपा बिना गोत्र पूछे शादी कर लिया। आगरा में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक का आज दूसरा दिन है। पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, सीएम अखिलेश यादव समेत एसपी के सभी बड़े नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 2014 के लोकसभा चुनाव पर मंथन हो रहा है, लेकिन यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं है। बताया जा रहा है कि अखिलेश सरकार के रवैये से आजम खान नाराज हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा को लेकर आजम खान ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीसरे मोर्चे के गठन, अन्य राज्यों में उम्मीदवारों को उतारने और अन्य राजनीतिक दलों से चुनावी गठजोड़ की रणनीति पर मंथन हो रहा है। दिल्ली में आज आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी। बैठक में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लिए खाद्यान्न आवंटन और कपास के निर्यात शुल्क पर फैसला लिया जाएगा। खाद्य मंत्रालय के प्रस्ताव के मद्देनजर बीपीएल परिवारों के लिए 5 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। सीसीईए घरेलू बाजार में प्राकृतिक कपास की उपलब्धता तय करने के लिए निर्यात योग्य कपास की शिपमेंट पर 10% का निर्यात शुल्क लागू करने के एक प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है। कपड़ा मंत्रालय ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में इस एजेंडे को लिस्टेड किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का महत्वाकांक्षी मंगल मिशन अपने अंतिम चरण में है। इसरो के वैज्ञानिक दिन रात इस काम में जुटे हैं। 21 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच PSLV-25 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 के जरिए इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। मंगल मिशन के तहत भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का 5 उपकरणों के साथ थर्मो वैक्यूम परीक्षण किया जा चुका है। ये परीक्षण अंतरिक्ष के जैसे वातावरण में अंतरिक्ष यान की सहन क्षमता जाँच के लिए किया जाता है। PSLV-25 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। मंगल मिशन की लागत करीब 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगर इसरो इसमें कामयाब रहा तो भारत मंगल मिशन को भेजने के मामले में अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और चीन के बाद छठा देश होगा। 16 दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले में चारों दोषियों की सजा का ऐलान अब शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोषियों की सजा पर अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस पूरी हो गई है और अदालत फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि सजा का ऐलान शुक्रवार को किया जाएगा। बहस के दौरान जहां अभियोजन पक्ष ने सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की, वहीं बचाव पक्ष ने अलग अलग तर्क देकर दोषियों के प्रति नरमी बरतने की गुजारिश की। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने चारों दोषियों मुकेश कुमार, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को उन पर लगी सभी 13 धाराओं में दोषी करार दिया था। दिल्ली गैंगरेप मामले के आरोपी राम सिंह की पहले ही तिहाड़ जेल में मौत हो चुकी है, जबकि एक नाबालिग दोषी को जुवेनाइल अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। मुंबई में 17 साल की एक लड़की ने निर्मल नगर थाने में बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता के मुताबिक उसके 2 दोस्तों ने मिलकर उसके साथ एक होटल में बलात्कार किया। पीड़िता के मुताबिक 2 अगस्त और 24 अगस्त को बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने लड़की के एक दोस्त के साथ साथ उन लड़कों के खिलाफ भी मामला दर्ज करा लिया है, जिन पर पीड़िता ने आरोप लगाया है। फिलहाल मामले में नामजद आरोपी विजय कुमार और अख्तर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी सहेली अब भी फरार है। पीड़ित के मुताबिक उसे नशे की गोली देकर उसके साथ ये दुष्कर्म किया गया। फिलहाल पुलिस लड़की की सहेली की तलाश में है और पीड़िता को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
मुंबई में एक और बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। 33 साल की मानसिक रूप से कमजोर महिला को हवस का शिकार बनाया गया। हाँ तो तब हो गई जब मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में पुलिस और पीड़ित महिला के परिवार वालों के बीच ऐसा हंगामा हुआ जिसने पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए। घर वालों का आरोप है कि मामला दर्ज कराने जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पिछले कई दशक से बिना सर्विस टैक्स भरे ही फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म फैक्ट्री लिमिटेड को चला रहे थे। बुधवार को सर्विस टैक्स के अधिकारियों ने उनके दफ्तर पर दबिश दी। कंपनी के ब्यूरो के अधिकारियों ने जब खंगाला तो पता चला कि कंपनी को सर्विस टैक्स में राम गोपाल वर्मा ने रजिस्टर भी नहीं करवाया है। सर्विस टैक्स विभाग राम गोपाल वर्मा को सो कॉल नोटिस जारी कर कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक का सर्विस टैक्स वसूल करेगी। बुधवार शाम से जारी सर्च रात को करीब 3 बजे तक चला, जिसमें सर्विस टैक्स के 3 अधिकारियों ने कई फाइलों को अपने कब्जे में लिया जो सर्विस टैक्स वसूलने में उनके काम आएगी। रात में 2 बार राम गोपाल वर्मा से भी सर्विस टैक्स के अधिकारियों ने पूछताछ की। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए घंटों मुशक्कत नहीं करनी पड़ सकती है, क्योंकि IRCTC आपको एक और विकल्प देने जा रही है। ट्रेन टिकट के लिए और अधिक विकल्प मुहैया कराने के मकसद से IRCTC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर IRCTC एप्लीकेशन फॉर विंडोज 8 का विकास किया है, जिससे लोगों को मौजूदा पोर्टल के अलावा टिकट बुक कराने का एक और माध्यम मिल सकेगा। IRCTC इस एप्लीकेशन की शुरुआत आज करने जा रही है। मौजूदा समय में IRCTC की वेबसाइट के जरिए रोजाना औसतन 4 लाख से अधिक टिकटों की बुकिंग होती है। IRCTC की इस एप्लीकेशन की शुरुआत दोपहर 3 बजे दिल्ली के होटल आबराय में होगी।